Let's continue our chapter alternating current. Alternating current में मैंने alternating current का जनरेशन किस तरह से होता है वहां सिखा दिया था और उसमें करंट और ईएमएफ का वेरिएशन समझा दिया था। उसमें एवरेज करंट, पीक करंट, आरएमएस करंट, यह सारी वैल्यूज कैसे डिटरमाइन की जाती है वह सब समझा दिया था। फिर बिहेवियर ऑफ प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट वह समझा दिया था। और फिर मैंने उसके कॉम्बिनेशन को समझाना चालू कर दिया था। पहला कॉम्बिनेशन मैंने समझा दिया था बिहेवियर ऑफ आरसी सर्किट इन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगला मैं समझाता हूं बिहेवियर ऑफ एल आर इन एसी सर्किट। मीन्स यह एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर, it's connected in this alternating current source। यह इंडक्टर है और यह रेजिस्टर है। E is equal to E naught sin ओमेगा टी। सर्किट में करंट आई है। अब हमें यह समझना है कि यदि सर्किट में ईएमएफ इस तरह से चेंज हो रहा है, if there is alternating EMF in the circuit, और इस सर्किट में एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है, तो इस सर्किट में करंट कैसे होगा, करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्योंकि ईएमएफ टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए करंट को भी टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। अब वह करंट का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे होगा? दोबारा मैं बोलता हूं, एक तरीका है डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस। हम पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करें, हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखें कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, फिर किरचॉफ्स लॉ लगाएं, फिर एक मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करें। मैं कहूंगा सच मैथमेटिकल एनालिसिस वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हर बार हर जगह पर ऐसा मैथमेटिकल एनालिसिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने फेजर डायग्राम और फेजर एनालिसिस ऐसे सर्किट के लिए सीख रखा है और वही फेजर एनालिसिस में आपको दोबारा सिखाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यदि इंडक्टर और रेजिस्टर इस तरह से सीरीज में है तो सबसे पहले हम इंपिडेंस फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इंपिडेंस फेजर डायग्राम। अब इस इंपिडेंस फेजर डायग्राम में जैसा मैंने बताया है कि हमें सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही ड्रॉ करना पड़ता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की आवश्यकता नहीं होती है इंपिडेंस फेजर समझने के लिए। अब हम कहते हैं रेजिस्टेंस का इंपिडेंस फेजर बनाते हैं। रेजिस्टेंस हमेशा करंट को सेम फेज में रखती है। रेजिस्टेंस की वजह से कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, न तो लीडिंग होएगा और न ही लैगिंग होएगा। जो भी कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके हिसाब से आप एरो इस तरह से बना देते हैं इन द पेज। रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा तो ये एरो बड़ा बनेगा, रेजिस्टेंस कम होएगा तो ये एरो छोटा बनेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम में देखिए और इस तरह से एरो बना दीजिए। अब यह जो इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज ओमेगा इंटू एल। इंडक्टेंस की वैल्यू हेनरी में,
देखिए, या तो मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी, जो भी कुछ होएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू हेनरी में देखिए। हेनरी में जो इंडक्टेंस है उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, मींस 2 पाई फ्रीक्वेंसी से, 2 पाई टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, और इस तरह से आपको इंडक्टेंस का रिएक्टेंस मिल जाएगा। वह जो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस है उसे हम इस फेजर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इंडक्टर करंट को हमेशा π/2 फेज लैग करवाता है, π/2 फेज से पीछे चलाता है। इंडक्टर करंट को हमेशा 90 डिग्री से पीछे चलाएगा। रेजिस्टेंस साथ में चलाता है, कैपेसिटर 90 डिग्री से आगे बढ़ा देता है, लीडिंग करवा देता है, और इंडक्टर 90 डिग्री से पीछे ले जाता है। तो इंडक्टर का फेजर डायग्राम हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री से लैगिंग फेज, दिस इज XL इक्वल टू ओमेगा L। हम कहते हैं जितना भी ओमेगा L की वैल्यू है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ओम्स में लिखिए, ओमेगा इंटू L, L हेनरी में लिखेंगे, ओमेगा को रेडियंस में लिखेंगे, रेडियंस पर सेकेंड में, तो अपने आप ये जो इंडक्टेंस, ये जो रिएक्टेंस आएगा, यह इसकी वैल्यू ओम्स में ही होगी। ओम्स में वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद इस तरह से एरो बना दीजिए। अब हम कहते हैं ओवरऑल इंपेडेंस समझने के लिए इस तरह से पहले रेक्टेंगल को कंप्लीट कीजिए, और रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के बाद इस तरह से डायगोनल बना दीजिए। दिस डायगोनल सजेस्ट अस द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, और इसके साथ में जो फेज होएगा, दिस इज डिनोटेड बाय पाई। हम इसे फेज ऑफ इंपेडेंस कहते हैं, और इस केस में हमें पाई से यह लैगिंग फेज दिख रहा है। अब हम कहते हैं द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करके जो इंपेडेंस आया है, हम इंपेडेंस की वैल्यू लिख सकते हैं। इंपेडेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। यह इस सर्किट का इंपेडेंस है। हम यह फेज लिख सकते हैं, इट्स फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R। यह XL और यह R, और tan phi इज इक्वल टू XL की जगह ओमेगा L बाय R, और phi इज इक्वल टू tan inverse of omega L by R, and its lagging phase, इतने फेज से वहां पर करंट लैग करेगा। अब यह लैगिंग फेज लिखने के बाद सारी बात कंफर्म हो जाती है। अब हम लिख देंगे कि यदि हमने इंपेडेंस निकाल लिया है तो पीक करंट इन द सर्किट, पीक करंट इन द सर्किट जो कि I0 होएगा, दिस I0 वुड बी गिवन बाय E0 बाय Z, और इट्स E0 बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर। अब हम लिख देंगे, इफ दिस इज द EMF,
लैगिंग फेज फाई निकाल लिया और पीक करंट की वैल्यू भी निकाल ली। हम लिख सकते हैं करंट इन द सर्किट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। लैगिंग है इसलिए माइनस फाई, और करंट इन द सर्किट इज ई नॉट बाय जेड, ई नॉट बाय जेड into sine of omega t minus phi, or this current is E naught by under root of r square plus omega l whole square into sine of omega t minus phi. This would be the current in the circuit. कोई मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं करा है, कोई किरचॉफ लॉ नहीं लिखा है, कोई इक्वेशन नहीं बनाई है, कोई इंटीग्रेशन नहीं करा है। हमने अब फेजर डायग्राम के द्वारा या ईएमएफ देखकर सीधा करंट लिख दिया। अब हम फेजर डायग्राम फॉर ई एंड ईएमएफ और करंट भी बना सकते हैं। फेजर diagram for EMF and current हम दो तरीके से बनाएंगे, एक तो जीरो टाइम पर और एक किसी भी टाइम टी पर। दिस इज एट t equal to 0 and this is at any time t। देखिए ईएमएफ इस फेजर की जो लेंथ होगी वह ई नॉट के प्रोपोर्शनल होगी और जीरो टाइम पर एक्स एक्सिस के अलोंग। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द ईएमएफ ई नॉट। अब करंट का फेजर बनाता हूं। करंट इस फेजर की लेंथ आई नॉट होगी और वह जीरो टाइम पर माइनस फाइव फेज पर होगा, मतलब फाइव से पीछे चलेगा। इसी तरह से यह जो करंट है यह आई नॉट लेंथ का है और फाइव से पीछे चल रहा। अब किसी भी टाइम टी पर, आफ्टर टाइम टी, हम कहते हैं यह जो ई नॉट है यह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है। यह ईएमएफ का जो फेजर है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता है। टी टाइम में यह इस तरह से रोटेट हो जाएगा। लेंथ तो इसकी ई नॉट ही रहेगी और टी टाइम में यह ओमेगा टी से रोटेट हो जाएगा। जबकि जो करंट का फेजर है वो इससे फाइ से ही पीछे चलेगा, लेंथ उसकी आई नॉट ही रहेगी और इस ईएमएफ से वो हमेशा फाइ से पीछे रहेगा, हमेशा। Current would always lag EMF by phase phi। इधर मैं कहूंगा करंट I always lag EMF E by फेज ऑफ फाइ। हमेशा करंट ईएमएफ से फाइ फेज से पीछे चलेगा इस सिचुएशन में। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह इंडक्टर
उस करंट को पीछे खींच रहा है। 90 डिग्री से पीछे खींच देता है यदि रेजिस्टेंस नहीं होता तो। रेजिस्टेंस के होने की वजह से रेजिस्टेंस करंट को साथ में चलाने की कोशिश कर रहा है, इंडक्टर पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ओवरऑल करंट इस तरह से पाई फेज से पीछे चला जाएगा। दिस वुड बी द बिहेवियर ऑफ एलआर सर्किट। इस एलआर सर्किट में यदि ईएमएफ इस तरह से चेंज होता है तो करंट इस तरह से चेंज होगा। अल्टीमेटली करंट ऑल्टरनेटिंग करंट ही रहेगा। इट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू साइन फंक्शन। करंट की पीक वैल्यू रहेगी, बस फर्क यही है कि वह वैल्यू कुछ फेस डिफरेंस के साथ हो जाएगी ईएमएफ से। नोट इट डाउन प्रॉपर्ली, इसके बाद मैं समझाऊंगा एलसीआर, द बिहेवियर ऑफ एलसीआर इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। Now, let's start the analysis of LCR, the behavior of LCR circuit in AC. LCR in AC circuit. यह एक इंडक्टर, यह एक रेजिस्टर और यह एक कैपेसिटर, और यह सब कनेक्टेड है सीरीज में विथ अ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। यह ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। यह हो गया इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L, यह हो गया रेजिस्टेंस और यह हो गया कैपेसिटेंस। ध्यान रहे इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है ओमेगा L और कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा C। और इस जगह पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है उसका ईएमएफ है E0 sin ओमेगा T। अब मुझे समझना है कि इस सर्किट में जिसमें ईएमएफ इस तरह से टाइम के साथ वेरी हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग तरीके से वेरी हो रहा है, इसमें करंट कैसे वेरी करेगा, टाइम के साथ करंट क्या होगा। वंस अगेन दो मेथड है, एक मेथड मैथमेटिकल। मैथमेटिकल मेथड यह कहता है कि इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा -LdI/dt। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा Q/C। इस तरह से हमें तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल पता है, जनरेटेड ईएमएफ पता है। किसी भी समय पर इस लूप में पोटेंशियल ड्रॉप 0 कर दीजिए और पोटेंशियल ड्रॉप 0 करके कर्चॉफ्स लॉ लगा के एक इक्वेशन बना दीजिए, मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। वह मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आपको मिल गई तो आप कैलकुलस के एप्लीकेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आप करंट के लिए इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हो। बट ट्रूथफुली स्पीकिंग दैट मेथड would be very much complicated method even for mathematics student। और उसी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक बेहतर मेथड है, एक सिंपल मेथड है
और वह सिंपल मेथड है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फेजर डायग्राम। हम इंपिडेंस फेजर डायग्राम के द्वारा ऐसे सर्किट का बड़ी आसानी से और बड़े साधारण तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम इंपिडेंस फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इंपिडेंस फेजर डायग्राम। इस तरीके से नो नीड ऑफ ड्राइंग सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इंपिडेंस फेजर डायग्राम बनाया जा सकता है, एनालिसिस करा जा सकता है। रेजिस्टेंस आर सीरीज में है, रेजिस्टेंस आर जो कि सीरीज में है, इसके लिए इंपिडेंस फेजर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इस टाइम एक्सेस के अलॉन्ग या एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस की वजह से न तो फेज में कोई लीड होना है न लैग होना है, फेज सेम फेज है। अब कैपेसिटर सी जो कि सीरीज में है, इस सी कैपेसिटर सी मस्ट बी इन फैरेड्स, सी फैरेड्स में, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, ओमेगा को रेडियन पर सेकेंड में लीजिए, सी को फैरेड्स में लीजिए, 1/ओमेगा सी कर दीजिए। इससे आपको रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मिल जाएगा और यह जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है दिस वुड बी इन ओम्स। कैपेसिटर करंट को ईएमएफ से आगे बढ़ाता है, π/2 फेज आगे ले जाता है, लीड करवाता है। क्योंकि कैपेसिटर करंट को π/2 से लीड कराता है, इसलिए कैपेसिटर का रिएक्टेंस हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, π/2 आगे की तरफ, इट्स रिएक्टेंस XC जितना भी ओम से विच इज 1/ओमेगा C। अब यह जो इंडक्टर है जिसका रिएक्टेंस ओमेगा L, हम अच्छी तरह से जानते हैं इंडक्टर करंट को π/2 से लैग कराता है, π/2 से पीछे ले जाने की कोशिश करता है, इसमें फेज 90 डिग्री से डिफरेंस आने की कोशिश करता है। तो हम ओमेगा L, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, L हेनरी में, इसे सब्स्टिट्यूट करते हुए ओम्स में जो भी कुछ आता है, दिस इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इन ओम्स, ओमेगा L। अब यह हमने कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों का इंपिडेंस फेजर ड्रॉ करा। अब नेट इंपिडेंस निकालने के लिए देखिए, कैपेसिटर इसे इतना आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इंडक्टर इतना पीछे। दिस अपवर्ड एरो इन पॉजिटिव y एक्सिस माइनस दिस डाउनवर्ड एरो इन नेगेटिव y एक्सिस। दिस एरो डिनोट्स, यह जो एरो है इट्स XC माइनस XL। यदि कैपेसिटर का लीडिंग फेज ज्यादा हुआ तो ये एरो अपवर्ड बनेगा और इंडक्टर का लैगिंग फेज ज्यादा हुआ, उसका एरो बढ़ा हुआ तो ये एरो नीचे की तरफ बनेगा। दिस XC माइनस XL, दिस एरो माइनस दिस एरो। अब हम कहेंगे इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर ले और
इस तरह से यह डायगोनल ड्रॉ कर दे, दिस डायगोनल ड्रॉ, दिस डायगोनल इंडिकेट्स द ओवरऑल और द नेट इंपिडेंस ऑफ दिस सर्किट। यह डायगोनल इस सर्किट का नेट इंपिडेंस इंडिकेट करता है। इसका हाँ 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 प्योर इंडक्टर -π/2 के फेस पर करंट को चलाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, +π/2 के फेस पर चलाता है। ये तो अपन ने मैथमेटिकली वहीं पर प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर की जो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन करी थी ना इंटीग्रेशन से, वहां पर हमने सीख लिया था। इसी समय देखो प्योर इंडक्टर की वो जो इक्वेशन डेरिवेशन थी वो निकाल के देखो, वहां पर प्योर इंडक्टर के लिए हमने ऑब्टेन करा था कि ईएमएफ इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, देन करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो वहां से हमने ये बात कंक्लूड कर ली कि प्योर इंडक्टर करंट को ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे ले जा रहा है। देखो एक बार प्योर इंडक्टर का पूरा एनालिसिस खोलकर, इसी तरह से प्योर कैपेसिटर का एनालिसिस देखो, वहां पर जब हमने देखा E इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आया था आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यह हमने प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर के लिए जो कंडीशंस देखी, वहां से कंक्लूड करके उसको हमेशा के लिए वहीं दिमाग में बैठा दी और अब हम उन्हें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में लगा ली। हाँ, प्योर के इफेक्ट को हम देख रहे हैं कि प्योर कैपेसिटर होता तो आगे बढ़ाता, प्योर इंडक्टर होता तो पीछे ले जाता, प्योर रेजिस्टर होता तो साथ में लाता। अब ये सारे एक साथ है, अब सारे एक साथ है, सारे देखिए एक फोर्स से ऐसे खींच रही है, एक फोर्स से ऐसे खींच रही है, दोनों फोर्स होंगी तो क्या होगा भाई, उन दोनों को नेट ऐड कर देंगे। तो ये उसको करंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये करंट को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये साथ में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों का नेट इफेक्ट ही हो जाएगा कि करंट ना तो साथ में चलेगा, ना 90 डिग्री से आगे बढ़ेगा, ना 90 डिग्री से पीछे जाएगा, वो कहीं बीच का होकर रह जाएगा। ठीक है ना, कहीं इधर। अब वो कहां बीच में रहेगा, वो ये एनालिसिस से हम समझ जाते हैं। यदि कैपेसिटर का असर ज्यादा है तो वो आगे बढ़ा रहा है और इंडक्टर का असर ज्यादा हो गया तो वो पीछे ले जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन भी अभी मैं बताऊंगा जब इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को खत्म कर देंगे और करंट रेजिस्टेंस के साथ साथ चलेगा। लेकिन अभी हम उस पर भी आते हैं, पहले जनरलाइज एनालिसिस कर लेते हैं। अब हेंस impedance of the circuit would be under root of R square plus, इधर मैं लिखूंगा XC माइनस XL होल स्क्वायर, और impedance of the circuit is under root of R square plus XC की जगह पर 1 by omega C माइनस XL की जगह पर ओमेगा L होल स्क्वायर। This would be the नेट इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का यह नेट इंपिडेंस हो जाएगा। आई होप कैसे इक्वेशन लिख रहे हैं, बिल्कुल इट्स क्वाइट क्लियर। अब ये जो फेस फाई है, ये जो फेस फाई, ये हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखने के लिए
tan phi is this XC minus XL upon R, or this tan phi is XC की जगह लिख दूं 1 upon omega C minus omega L भैया, or this phi is equal to tan inverse of 1 upon omega C minus omega L by R. इस तरह से हमने इस सर्किट का इंपेडेंस निकाल लिया और साथ में यह निकाल लिया कि इस सर्किट में कुल मिला के जो फेज होएगा वो कितना आगे या कितना पीछे जाएगा। अब हम पीक करंट के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं। पीक करंट which is I naught would be E naught by Z. This would be the peak current in the circuit. Z की जगह Z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और पीक करंट के लिए एक्सप्रेशन लिख देते हैं। If E naught by under root of R square plus XC minus XL whole square, or this peak current is E naught upon under root of R square plus 1 by omega C minus omega L whole square. यह पीक करंट हो गया। सारी वैल्यूज ओम्स में लिखो। अब यह बात लिखने के बाद कोई भी लिख देगा कि अब करंट के लिए फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा। इफ EMF इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, E is equal to E naught sin omega t, then current is given by I naught sin omega t plus phi. This is the equation for EMF and the current. पीक करंट जो कि हमने इधर लिख दिया और पाई फेज जो कि हमने इधर लिख दिया। हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। फेजर डायग्राम फॉर EMF and current. जीरो टाइम पर और टी टाइम पर। ये मैं ड्रॉ करता हूं एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पर इफ दिस इज E naught, तो करंट जो कि मैंने I naught से देखा रखा है किसी लीडिंग फेज
at time t, at any time t, ईएमएफ जब इस तरह से लीडिंग हो जाएगा ई नॉट, और टी टाइम पर यह ओमेगा टी से आगे बढ़ जाएगा। टी टाइम पर ईएमएफ का फेजर ओमेगा टी से रोटेट कर गया, तो करंट का फेजर भी ओमेगा टी से रोटेट करेगा, और करंट हमेशा पीक करंट आई नॉट ही रहेगा, और ईएमएफ से हमेशा फाई फेज से ही आगे चलेगा। This is expression for EMF and the expression for current, and this is the phasor diagram. This is the analysis of LCR circuit in AC circuit.